जिम्मेदारी। अपनी किताब हाथ में लिए मैं बहुत देर से बस पन्ने ही पलटते जा रही थी। 2 महीने बाद मेरी एमबीए एंट्रेंस की परीक्षा होने वाली थी। कई दिनों की मशक्क़त के बाद आज मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं आज से ज़रूर पढ़ूंगी। फिर भी जाने क्यों किताब में मेरा मन ही नहीं लग रहा था। जैसे तैसे मैंने कुछ लाइनें पढ़ी ही थी कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मुझे तो जैसे इसी पल का इंतज़ार था। मैंने झट से अपनी किताब बंद की और सरपट दरवाजे की ओर दौड़ी कि शायद कोई मेहमान आया हो। तब तो बहुत सारा काम होगा। पहले चाय, फिर नाश्ता और रात को कुछ बढ़िया पकवान बनाने की तैयारी होगी। अब ऐसे में मैं माँ पर सारे कामों का बोझ डाल क्या अपनी किताब लिए बैठी रहूं? ना ना ना, मैं इतनी स्वार्थी तो नहीं। मन ही मन ना पढ़ने के ढेरों बहाने मैंने ढूंढ लिए। अपने सारे बहानों को सच करने के लिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन उसके बाद तो जैसे मेरी कुछ भी सोच पाने की शक्ति जाती रही। एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों, सर व दाढ़ी के सफ़ेद बालों व कुछ झुकी हुई कमर के कारण उनकी उम्र 60 साल से कम ही नहीं लगती थी। उम्र में छोटे होने के लिहाज से मुझे उनसे अभिवादन करना चाहिए था, लेकिन ऐसे किसी मेहमान को पहले अपने घर पर नहीं देखा था और न ही ऐसी कोई उम्मीद थी। शायद इसीलिए मैं उन्हें बस देखती ही रह गई। नमस्ते बेटा, कैसी हो? पापा घर पर हैं? कहते हुए उन्होंने बड़े ही सहज भाव से हाथ जोड़ते हुए सारे सवाल एक ही श्वास में पूछ लिए। मुझे जैसे ही अपनी भूल का एहसास हुआ, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ। आप आइए ना प्लीज़, पापा घर पर ही हैं। एक नज़र उन्होंने अपने जूतों पर डाली और दूसरी नज़र फर्श पर। फिर ज़रा पीछे मुड़ अपने जूते बाहर ही उतारने लगे। जूते गंदे हो रहे थे। बेटा, कमरा गंदा हो जाएगा, जैसे कि वो स्वयं को ही समझा रहे हों। मुस्कुराते हुए अंदर आकर वो कमरे में एक और ही खड़े हो गए। एक बार फिर से वो पास ही बिछे हुए सोफे और अपने कपड़ों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गए। आप बैठिए अंकल, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। मैंने उनके संकोच को कुछ सहज करने का प्रयास किया। मेरी यह बात उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ले आई। उनकी इस मुस्कान ने उनके चेहरे की झुर्रियों को और बढ़ा दिया। कौन आया है बेटा? अरे गोपी! उन्हें देखते ही पापा की आवाज़ में उछाल आ गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और बिना कुछ सोचे पापा ने उन्हें गले लगा लिया। बेटा, अंकल के लिए कुछ खाने को लाओ। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। हम गांव में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ये सब कहते हुए पापा की आंखें नम हो गई। मुझे तो लगा शायद तू मुझे पहचानेगा भी नहीं। बरसों बाद जो मिल रहे हैं, कितना कुछ बदल गया है। गोपी अंकल ने पापा का हाथ थामते हुए कहा। अरे, पहचानता कैसे नहीं? ये तेरी ही बदौलत है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूं। कहते हुए पापा ने अपना दूसरा हाथ अंकल के हाथ में रख दिया। आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं दोस्त। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। गोपी अंकल ने पापा की आंखों में उम्मीद से देखते हुए कहा। मांगना कैसे मेरे भाई? सब तेरा ही दिया हुआ है, कहने भर की देर है। पापा ने जैसे उनका सारा दर्द पहचान लिया। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। मैं जल्द ही लौटा दूंगा, ब्याज भी दे दूंगा। बस मेरी मदद कर दो। दिन रात की मेहनत के बाद बेटी का डॉक्टरी में दाखिला हुआ। फीस और हॉस्टल के लिए पैसों की ज़रूरत है। घर की जिम्मेदारियों में पहले ही सब बिक चुका है। अब ना कुछ गिरवी रखने को बचा है, ना बेचने को। बस तुमसे ही उम्मीद लेकर आया हूँ। ये कहते हुए वे अपने दोनों हाथ जोड़ने लगे। पापा ने बिना एक पल की देरी किए उन्हें हाथ जोड़ने से रोक लिया और कहा,
मुझे माफ़ करना गोपी, मैं अपनी ऊंचाइयां चढ़ने में इतना व्यस्त हो गया कि तुमने जो पहली सीढ़ी रखी उसे ही भूल गया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए पापा ने तुरंत अलमारी से चेक बुक निकाली और 1 लाख का चेक गोपी अंकल को दिया। बहुत देर तक अंकल बस उस चेक को देखते रहे। एक हल्की सी मुस्कान और कुछ आंसुओं के साथ पापा को कहने लगे, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा। अपने बचपन के बहुत से किस्से एक दूसरे को याद दिलाने में पापा और अंकल घंटों तक व्यस्त रहे। तभी शाम 4 बजे बजने वाले सायरन ने उनकी बातों पर थोड़ा विराम लगाया। गोपी अंकल को याद आया कि गांव के लिए उनकी बस 5 बजे है। अच्छा दोस्त, अब आज्ञा दो, मैं चलता हूँ, वरना बस निकल जाएगी। गोपी अंकल ने दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहा, अभी तो हमने ठीक से बातें भी नहीं की हैं और तुम जा रहे हो। कम से कम आज तो रुको, कल चले जाना। पापा ने फिर से अंकल का हाथ थाम लिया। नहीं भाई, आज तो नहीं रुक पाऊँगा, कल बेटी की फ़ीस भरनी है। हाँ लेकिन जल्द ही दोबारा आऊँगा। कहते हुए अंकल ने विदा ली। उनके जाने के बाद मैंने पापा से पूछा, पापा आपने बिना सोचे समझे उन्हें चेक क्यों दे दिया? उनकी हालत से क्या आपको लगता है कि वो आपके पैसे लौटा पाएंगे? और वो आप क्या कह रहे थे कि उनकी बदौलत आप आज इस मुकाम पर हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। बेटा, एक बार उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और आज मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मेरे सर पर हाथ रखते हुए पापा ने कहा, मतलब मेरे पास जैसे ढेरों सवाल थे। बात तब की है बेटा जब हम गांव में रहा करते थे। खेती के अलावा कोई जीविका नहीं थी। जैसे तैसे गुजर बसर होता था। 2 वक्त पेट भरने तक के लाले पड़ गए थे। ऐसे में पढ़ने लिखने के बारे में तो सोचना भी मुश्किल था। गांव के एक सरकारी स्कूल में सब कुछ मुफ्त दिया जाता था, इसीलिए 8वीं तक की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हुई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए शहर आना था, जिसके लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मेरी पढ़ने की ललक को देख कहीं से कर्जा लेकर पिताजी ने शहर के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला तो करवा दिया, लेकिन स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। उस समय गोपी के परिवार के हालात अच्छे थे, तो उसने शहर के स्कूल में दाखिला ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगा। मगर वक्त कब कौन सी करवट ले ले क्या पता। पापा ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी बात जारी रखी। अचानक एक दुर्घटना में गोपी के पिता का देहांत हो गया और घर परिवार खेत खलियान की सारी जिम्मेदारी गोपी के कंधों पर आ गई। ऐसे में घर की जिम्मेदारी को निभाने के लिए गोपी ने अपनी पढ़ाई छोड़ गांव में रहकर खेत खलिहान और अपने परिवार को संभालने का फैसला किया। मेरे हाल से भी अनजान नहीं था। एक शाम वो घर आया अपनी सारी किताबें और स्कूल ड्रेस लेकर और कहने लगा, मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, तू तो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन। तुझ में और मुझ में भला फ़र्क ही क्या है? फिर जब भी कोई मुश्किल होगी तू रहेगा मेरी मदद करने को और फिर सब ठीक हो जाएगा। पापा अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। काश मुझे अपनी जिम्मेदारी याद रही होती तो आज गोपी को यूं हाथ न जोड़ने पड़ते। कहते हुए पापा अपने कमरे में चले गए। ये सब सुनने और समझने के बाद मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाई और उसी क्षण से मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी ईमानदारी से जुट गई। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।